Hello students, I welcome you all again. My name is Bhuvnesh Parsaria and I'm a physics faculty at Navodaya Academy इंदौर। अभी जो रिसेंटली हमने टेस्ट कंडक्ट कराया है उसका फिजिक्स वाला पार्ट में आज आपके साथ में डिस्कस करने जा रहा हूँ। टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इसके अंदर मैथमेटिक्स वाले, प्लस इसके अंदर आपका हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स वाले जो पार्ट है वो हमने यहाँ पर लिया है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। निश्चित रूप से अगर आप नीट या जेईई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये आपको एक एज देने वाला है, ये आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में काफी हेल्प करने वाला है। तो चलिए बारी बारी से क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें बहुत बेसिक लेवल से लिए गए हैं सो दैट सभी बच्चों को ध्यान में रखकर इस पेपर को सेट किया गया है जिससे सभी बच्चे ग्रो कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें अगर आप देखते हैं तो आपको इस इंटीग्रेशन को, ये जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है इसको आपको सॉल्व करना है। आप जानते हैं इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला होता है, integration x to the power n dx is x to the power n plus 1 over n plus 1। यहां पर भी हम यही लगाने वाले हैं। क्या आप लिखा है 1 over root x लिखा हुआ है, तो what you can do is आप इसको x की पावर -1/2 लिख सकते हैं। नाउ अब ये इस वाली फॉर्म में आ गया x to the power n वाला। उसके बाद में जब आप ये पूरा इंटीग्रेट कर देंगे इस वाले फॉर्मूले से, जब आप इंटीग्रेट कर देंगे इस वाले फॉर्मूले से, उसके बाद में आपको लिमिट लगानी है। ठीक है, तो यहां पर जो आपको लिमिट दे रखी है 4 and 9, आप यहां लिमिट लगाएंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम जानते हैं। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तब आप देखेंगे इसका जो आंसर है वो 2 आएगा। सिंपल ये फॉर्मूला लगाना है x to the power n वाला, बहुत बेसिक है। आई जस्ट होप कि आप लोगों ने इसको सही किया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें पूछा गया है आपसे कि ये जो एक सीरीज है इसका सम क्या होगा। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये एक एपी है। एपी है? नहीं, ये एक जीपी है। क्यों? क्योंकि अगर आप एपी बोलते हैं इसको तो आपको a2 माइनस a1 करके देखना होता डी। आप जब देखेंगे a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, तो उसमें जो डी आ रहे हैं वो सेम नहीं आ रहे होंगे, तो ये एपी नहीं है। अब जीपी के लिए क्या करते हैं आप, a2 डिवाइड बाय a1। ओके, मतलब -1/2 डिवाइड बाय 1, तो आपका आ गया -1/2। लाइकवाइज अगर आप a3 ओवर a4 करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 डिवाइड बाय -1/2 विच इज अगेन -1/2। तो आप देख रहे हैं जो हमारा कॉमन रेशियो है वो सेम आ रहा है, तो मैं बोल सकता हूं कि ये मेरी एक जीपी है। नाउ इस जीपी में भी एक स्पेशल जीपी है ये। इसमें अगर आप देखें तो ये जो r आ रहा है वो नेगेटिव में आ रहा है और लेस देन 1 है, तो ये एक कन्वर्जिंग जीपी है। कन्वर्जिंग जीपी एक ऐसी जीपी होती है जिसकी जो करस्पॉन्डिंग टर्म्स है वो छोटी होती जा रही हैं, और ऐसे में सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का हमारे पास फॉर्मूला होता है a ओवर 1 माइनस r। a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, r मतलब जो आपको दे रखा है। इसमें कंडीशन ये होती है कि जो r है वो आपका 1 से छोटा होना चाहिए। इनफैक्ट ये आपको इक्वल का साइन भी ना लगाएं तो ज्यादा अच्छा है। आप लिख सकते हैं यहां पर द r शुड बी मॉड r शुड बी लेस देन 1। ओके, तो ये देखिए इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है हमारा r, तो हम इसको इस फॉर्मूले से लगा सकते हैं। एंड व्हेन यू डू दिस आप देखेंगे एक भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर जो है वो नन ऑफ दीज आ जाएगा। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसा कि मैंने बोला कि बेसिक मैथ्स वाले क्वेश्चन भी डाले गए हैं जिससे आपको क्लियर रहे। The next question is this। एक आपको इक्वेशन दे रखी है, पूछा है कि अच्छा इसमें से बताया कि इसमें से कौन सा ग्राफ इसका पॉसिबल है। देखिए इसको बहुत इजीली आप वर्कआउट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर x को 0 डाल दूं थोड़ी देर के लिए, x की वैल्यू 0 डाल दूं, यहाँ से y की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी। अगर आपने x को 0 डाला तो y आपका आ रहा है -3। क्लियर है? तो एक पॉइंट हो गया मेरा 0, -3। ऐसे ही एक बार आपने y को 0 डाल दिया, जब आपने y को 0 डाला तो आपका x कितना आ गया, x आपका आ गया -5। तो ये आपका हो गया -5,0। अगर आपको इन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करने को बोला जाए तो 0, -3 यहाँ कहीं आएगा एंड -5,0 यहाँ पर कहीं आएगा। तो अगर आप इसको ज्वाइन करेंगे तो एक ऐसी लाइन आपको बनती हुई दिखेगी। तो इसका जो सही आंसर है वो A हो जाएगा। ठीक है, now let's move on to the next question।
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप। स्लोप जानते हैं, किसी भी कर्व पर अगर आपको टेंजेंट डाल रहे हैं तो वो जो एक्स एक्सिस से एंगल बनाता है उसको स्लोप कहते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए, ये स्लोप जो है ऐसे जा रहा है और यहाँ पर देखिए ये जो एंगल है ये मैक्सिमम है। इधर देखिए ये एंगल छोटा है, ये और जाएंगे आगे तो थोड़ा और छोटा होगा। तो ये जो डी पॉइंट पे आपका एंगल है वो सबसे बड़ा मिलेगा आपको यहां से। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। बेसिक मैथ्स के क्वेश्चंस है इसलिए मैं ज्यादा टाइम ले रहा हूं, बहुत सिंपल से क्वेश्चन चल रहे हैं, बस आपके कॉन्सेप्ट इस पे क्लियर होना चाहिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 0 to 6 y dx। नाउ यहां पर आपको 0 से 6 इसको इंटीग्रेट करना है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको इसका एरिया निकालना है। आप जो एरिया है कर्व का वो जब निकाल लेंगे तब आपको जो वैल्यू मिलेगी दैट विल बी योर फाइनल आंसर। तो बेसिकली आपको इस वाले केस में सिर्फ एरिया निकालने पे फोकस करना है, ठीक है ना। इंटीग्रेशन का मतलब भी वैसे भी एरिया अंडर द कर्व ही होता है। जब आप इसका एरिया निकाल लेंगे, ट्राइंगल बन रहा है, ये एक स्क्वायर टाइप का बन रहा है, यहाँ पर भी एक ट्राइंगल बन रहा है। जब ये सारे एरिया आप निकालेंगे तो आप देखेंगे आपका जो आंसर है वो 25 आना चाहिए। एज आई एम सेइंग कि ये बहुत बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं, इसमें बेसिक मैथमेटिक्स इंक्लूड है, तो आपको मेरे ख्याल से ज्यादा दिक्कत नहीं आना चाहिए। जिसको मैथ्स में अभी भी दिक्कत आ रही है, माय सजेशन इज कि ऐसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करिए, ये सारी चीजें बहुत इजीली सॉल्व आउट हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन शोन इन द फिगर इज। अब इसको आप ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये एक आपको इक्वेशन दे रखी है, ठीक है ना। आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए इक्वेशन ऑफ लाइन कौन सी है। देखिए अभी मैंने जैसे बनाया था, ये जो पॉइंट है ये बेसिकली 0,6 लिखा है और ये क्या लिखा है 4,0 लिखा है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, दोनों पॉइंट्स को डाल के देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, वही आपका आंसर हो जाएगा। और इस केस आएगा वो ए आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल्स टू, इसको डिफरेंशिएट करना है। ये एक फंक्शन है, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है। नाउ हम जानते हैं ओके, दिस इज माई u एंड दिस इज माई v। u v रूल हम जानते हैं, u इंटू वी डैश प्लस v इंटू यू डैश। यहां पे दो फंक्शन है, एक को वैसा ही रखना है, दूसरे को डिफरेंशिएट कर देना है, फिर दूसरे को वैसा ही रखना है और पहले वाले को डिफरेंशिएट कर देना है। e की पावर x कॉमन आ जाएगा। आप देखेंगे कि जो आपका आंसर है वो b आ रहा है। ln x लिखिए या log टू द बेस e लिखिए, एक ही बात होती है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ऐसा लिखा हो या फिर ln x लिखा हो, दोनों का मतलब एक ही होता है। जनरली हम जब log लिखते हैं तो बेस 10 लेकर चलते हैं, लेकिन अगर log के नीचे e लगा दिया है तो वो बेसिकली आपने नेचुरल लॉगरिथम ही उसको बना दिया है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a और b दे रखे हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो 0 आता है। क्रॉस प्रोडक्ट 0 कर कर देखिएगा, और अदरवाइज अगर आप नहीं भी करते हैं तो आप यहां ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हैं कि ये जो ऑप्शन है ये आपको रिजल्टेंट जो आंसर है वो 0 लाकर दे देगा। अदरवाइज आप a क्रॉस b, इस वाले वेक्टर को a, इस वाले को b क्रॉस करके इक्वल टू 0 पुट करिए, आप देखेंगे कि आपका जो एक इक्वेशन बनेगी वो आपको एंगल इजीली निकाल कर दे देगी, विच विल बी कमिंग आउट एज 45 डिग्री। तो बेसिक मैथ्स के क्वेश्चन अब हमने यहां पर खत्म किए। अब हम कुछ क्वेश्चंस आगे बढ़ा रहे हैं। द टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज इंक्रीज फ्रॉम 500 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 800 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब आपसे बोला है केल्विन में क्या होगा। आपको इंटर कन्वर्जन होते हैं जो टेम्परेचर स्केल्स के, वो बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, एक स्केल से दूसरे स्केल में कैसे जाता है। आई जस्ट होप कि आपने इसको क्लियरली कर लिया होगा। इसका जो आंसर है वो ये आ रहा है, और जिसको फॉर्मूला नहीं पता मैं बता देता हूं, k इक्वल्स टू f-32 इंटू 5/9 प्लस 273 डिग्री सेल्सियस। यहां से आप इजिली इनके बीच में रिलेशंस एस्टेब्लिश कर सकते हैं। आपको केल्विन स्केल में निकालना है, फ़ारेनहाइट आपको दे रखे हैं,
तो यहां से आप निकाल सकते हैं। The next one is consider a body of area A, heat capacity S has emissivity. Okay, now see, देखिए अगर एक बॉडी है, ठीक है, जो कि T टेम्परेचर पर, लेट से, फाइन। अब आप इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर थोड़ा सा ना एक ऑप्शन में गड़बड़ है, यहां पर ना ये A भी आना चाहिए। ओके, अब देखिए T है सराउंडिंग का टेम्परेचर, T0 बोल रखा है उन्होंने। तो अब इस बॉडी के पास दो चीजें हैं, एक तो एब्जॉर्ब करेगी और एक एमिट करेगी, ठीक है। हम जानते हैं कि जो हमारा फॉर्मूला होता है dQ/dt, अगर आप लिख रहे हैं तो वो होता है सिग्मा, अगर एब्जॉर्ब की बात चल रही है तो वो हो जाएगा सिग्मा A एरिया इंटू T⁴। अब यहां पर जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो T0 है, तो वो वहां से एब्जॉर्ब कर रही होगी। ओके, ये मैंने बात करी है एब्जॉर्ब की। ओके, एमिट कितना कर रही होगी, dQ/dt। अगर एमिट की बात चलेगी तो दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा E आ जाएगा यहां पर, EA T⁴। देखिए जनरली E और A, एमिसिविटी और एब्जॉर्बिलिटी जो होती है वो सेम दी रहती है, तो हम E और A को बराबर ले लेते हैं। लेकिन यहां पर साफ साफ बोल रखा है कि जो एब्जॉर्प्टिव पावर है दैट इज A, वो E इज नॉट इक्वल टू A बोला है, तो हमको इसको अलग अलग रखना पड़ेगा। तो जो चेंज आएगा, जो कूलिंग में चेंज आएगा, दैट विल बी नथिंग बट dQ/dt एमिसिविटी माइनस dQ/dt एब्जॉर्बिटी। ओके, तो अगर आप ये वैल्यू डालते हैं, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं यहां पर, तो ये हो जाएगा सिग्मा A e⁴ सॉरी सिग्मा A e⁴ सिग्मा A E इंटू T⁴, सॉरी, माइनस A इंटू T⁴। ओके, अब दिस इज माय dQ/dt चल रहा है। ओके, अब अगर आप देखते हैं ऑप्शन, तो आपको ऑप्शन में यहां पर देखिए एक ही ऑप्शन है जिसमें ये आ रहा है। अब आप ये सोच सकते हैं कि ये नीचे S कैसे आया, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। आपका जो फॉर्मूला होता है mc∆T होता है। ओके, तो अगर मैं dQ/dt करना चाहूं तो मैं यहां पर बेसिकली T से डिवाइड कर दूंगा, राइट, क्योंकि आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, द इनिशियल रेट ऑफ कूलिंग। ओके, तो नाउ dQ/dt की जो वैल्यू है वो ये लिखी हुई है, देख लीजिए आप यहां पर, और यहां से यहां पे C लिखो, या इनके हिसाब से अगर चलते हैं तो S भी लिख सकते हो आप समझने के लिए। दिस इज M इंटू S। ओके, तो ये S नीचे आ जाएगा। यहां पे मास के ऊपर कुछ भी नहीं आपको कमेंट दिया गया है, तो मास को बाय डिफॉल्ट हम 1 लेकर चलेंगे, और ये जो S है ये नीचे आ जाएगा इसके। तो बेसिकली जो आपका आंसर हो जाएगा वो यहां पर आ जाएगा। ओके, सो द राइट आंसर इज B। The next question is when the same quantity of heat is given to different bodies of the same mass। अभी जस्ट हमने पढ़ा, देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखिए स्पेसिफिक हीट नीचे आ रही है, ठीक है ना, तो यहां पर क्या बोला है, द राइज इन टेम्परेचर इज मोर इन द बॉडी ऑफ लोअर स्पेसिफिक हीट। अभी जस्ट मैंने मिटा दिया है, अदरवाइज आपने देखा था स्पेसिफिक हीट नीचे आ रही थी और वहां पर ΔT था जो कि इनवर्स रिलेशन में था। इसका मतलब क्या हो गया कि स्पेसिफिक हीट जिसकी कम होगी वहां पर चेंज इन टेम्परेचर ज्यादा मिलेगा आपको। Okay, so the answer is B. The right answer is B. The percentage error in difference of length of the rod is, percentage error कैसे निकालेंगे हम, आप बता सकते हैं इसको। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, यहां पर आपको परसेंटेज एरर इन डिफरेंस ऑफ लेंथ निकालना है। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो L1 माइनस L2 कितना आ रहा है, L1 माइनस L2 आ जाएगा आपका 10। ओके, अब परसेंटेज एरर की अगर हमको बात करना है
तो देखिए पहले 0.1 इसमें है 0.5 और इसमें है 0.1, सो दैट कम्स आउट टू बी 0.6। लेकिन परसेंटेज की बात करना है तो 0.6 अपॉन 10 इंटू 100 करना पड़ेगा, जो कि आपका 6% के इक्वल आ जाता है। 6% ऑप्शन में भी दिया है, तो इसका जो आंसर है वो ए हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या करा हमने? याद रखिएगा एरर हमेशा ऐड होती हैं। जो आपके रियल वैल्यूज है, जो ट्रू मेजर्ड क्वांटिटीज है, वो जो भी हो रहा हो, प्लस हो रहा हो, माइनस हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, बट एरर हमेशा ऐड अप होती है। ओके, अगेन वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन, कई बार आप देख चुके हैं इस टाइप का क्वेश्चन। आपको मालूम है जो पावर है वो आगे आ जाती है, तो ये हो जाएगा 2 डेल्टा ए बाय ए प्लस 1/2 डेल्टा बी बाय बी प्लस 1/3 डेल्टा सी बाय सी प्लस 1/4 डेल्टा डी बाय डी। सारी वैल्यूज आपको दे रखी है, यहां रख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। जो आंसर है वो है 5%। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The value of this with regard to the significant figures is, देखिए जो क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका, यहां पर बोला है द वैल्यू ऑफ दिस विद रिगार्ड टू द सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर आप इसमें देखें तो यहां पर 10 की पावर 3 है, यहां पर 10 की पावर 2 है, तो इसको भी आपको 10 की पावर 3 बनाना पड़ेगा। तो बेसिकली ये हो जाएगा 3.8 इंटू 10 की पावर 3 और प्लस करना है आपको, तो दिस बिकम्स 10 की पावर 3। अगर आपको इसको बनाना है तो ये हो जाएगा 0.35 इंटू 10 की पावर 3 ऐसा। तो जब आप इसको एडअप कर लेंगे तो जो आपका आंसर है वो आना चाहिए 4.2 इंटू 10 की पावर 3। ठीक है, इसको आपको सिंपली एडअप करना है, तो आपका जो आंसर है वो 4.2 इंटू 10 की पावर 3 आ जाएगा। क्यों हमने 2 लिए हैं? देखिए यहां पर वैसे कितना आ रहा होगा 5, और ये हो जाएगा 8 and 3 is 11 and 3 ऐसा। पर हम लीस्ट वाले पे चलते हैं, तो लीस्ट में आपको दिख रहे हैं कि जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो हमारे पास 2 वाले हैं। ठीक है ना, तो आपको 2 डिजिट रखनी है सिग्निफिकेंट फिगर में। हम इसको हटाएंगे, राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ का रूल होता है कि अगर 5 है उससे पहले अगर ऑड नंबर है तो उसको एक नंबर आगे बढ़ा दिया जाता है, इवन होगा तो कुछ नहीं करेंगे। तो ये हो जाएगा, सॉरी ये 4.1 लिखा है, सो दिस बिकम्स 4.2 इंटू 10 की पावर 3। सो इस तरीके से आपका जो आंसर है वो ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, okay, the value of gravitational constant, suppose we apply a new unit system in which unit mass is a kg, unit of mass is kg, the length of the unit of the length is beta and unit of time is c। ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं जब हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाते हैं। ठीक है ना, याद करिए जब हम क्वेश्चन करते थे कि लेट्स से द लेंथ इज लेंथ मास एंड टाइम, या फिर कुछ और ले लिया, एनर्जी ले लिया, प्रेशर ले लिया, इनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज मान के चलते थे। तो फिर किसी एक क्वांटिटी को हम उसकी टर्म में कैसे एक्सप्रेस करते थे? हम उनको बेसिकली पावर ए, पावर बी, पावर सी करके करते थे। यहां पर भी सेम कॉन्सेप्ट लगाना है। आई जस्ट होप कि आपने ये क्वेश्चन सही करा हो। आपको सिर्फ एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जाना है और आपको उनकी पावर लिखना है कि पावर ए है, पावर बी है, फिर उनके जो डायमेंशनल फॉर्मूले हैं वो जो है सारे के सारे लिखने हैं। आप देखेंगे कि आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे और जो इसका आंसर आएगा, मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, मुझे पता ही नहीं था वो वाला क्वेश्चन चल रहा है। यहां पर देखिए मैं फिर से बता देता हूं, जी दे रखा है इतना है। अब हम ये बोल रहे हैं कि हम अगर नए सिस्टम में जाते हैं जहां पर जो यूनिट ऑफ मास है वो ए केजी है, ए की जगह इसको एक्चुअली ए की जगह इसको आप अल्फा कर लीजिएगा, अल्फा, और इसको बीटा कर लीजिएगा और इसको गामा कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो आपको बताना है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट नए टर्म में क्या होगा। जो भी ग्रेविटेशनल का आपको डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो यहां लिखिएगा, दैट शुड बी इक्वल्स टू जो आपके अब डायमेंशंस हैं उनकी पावर x, इसकी पावर बीटा की पावर y और गामा की पावर z।
इस तरीके से आपको यहां पर कंपेयर करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना है। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपका जो आंसर है वो ए आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द लीस्ट काउंट एरर बिलोंग्स टू द कैटेगरी सी। लीस्ट काउंट जो होता है वो एक एरर होता है जो दोनों ही एरर में काउंट किया जाता है। सिस्टमैटिक एरर भी होता है और रैंडम एरर भी होता है। सिस्टमैटिक एरर के लिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं, जो हम लीस्ट काउंट होता है वर्नियर कैलिपर का, स्क्रू गेज का, जहां पर आप उसकी वैल्यू एग्जैक्टली निकाल लेते हो। बहुत जगह ऐसी होती है जहां पर वो रैंडम एरर होता है, मतलब आपके फॉल्ट, आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वही फॉल्टी है, आप उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, तो वो एक रैंडम एरर की कैटेगरी में रख दिया जाता है। तो लीस्ट काउंट जो है वो दोनों ही कैटेगरी में डाला जाता है। दैट्स व्हाई द आंसर इज डी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपके थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपसे गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्टूडेंट मेजर्स द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ओके फाइन, आपको क्या करना है, इसमें दो चीजें निकालना है। एक तो इसकी ट्रू वैल्यू निकालना है। ट्रू वैल्यू कैसे निकलेगी, बेसिकली आप क्या करो, इन टाइम पीरियड्स का मीन निकाल लो। ओके, उसके बाद में आपको इनकी परसेंटेज एरर भी निकालना है। परसेंटेज एरर कैसे निकालते थे, याद करिए, एब्सोल्यूट एरर निकालते थे पहले, मीन को इंडिविजुअल से माइनस करेंगे ऐसे करते हुए, फिर इनका मॉड लेते थे, फिर उसका मीन निकालते थे। कुछ याद आ रहा है, जो हम रिलेटिव एरर निकालते थे वहां से आपका एरर वाला पार्ट निकालेंगे आप। तो दो चीजें हैं यहां पर, एक तो ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू सिंपली मीन आ जाएगा, और जो एरर वाला पार्ट है उसके लिए आपको रिलेटिव एरर वाला जो फॉर्मूला है वो लगाना पड़ेगा, और इसका जो आंसर है वो आएगा ए। आप जब सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका आंसर ए आ रहा है। इनफैक्ट ये सेम क्वेश्चन हमने क्लास में भी किया है, अगर आपको याद हो तो। ओके, द नेक्स्ट वन, द डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन नीड नॉट बी एन एक्चुअली करेक्ट इक्वेशन। सही बात है, हम जानते हैं जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है उसमें हम कांस्टेंट काउंट ही नहीं करते। जैसे काइनेटिक एनर्जी का निकालना है तो हाफ mv स्क्वायर लिखो या mv स्क्वायर लिखो, दोनों ही केस में काइनेटिक एनर्जी का जो डायमेंशन है वो सेम आएगा। तो ये यही बोल रहे हैं कि जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो जरूरी नहीं है जो एक्चुअल फॉर्मूला हो उससे, मतलब जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो जरूरी नहीं है कि एक्चुअल फॉर्मूला भी बन जाए, है ना। अच्छा, दूसरा कह रहे हैं कि डायमेंशनल करेक्ट इक्वेशन में भी हो सकता है कभी कभी वो बराबर भी आ जाए। हाँ बिल्कुल सही बात है, हो सकता है। अब भाई पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, और डायमेंशनल फॉर्मूला भी आप देखेंगे तो उससे mgh से ही निकाला जा सकता है, मतलब इस केस में दोनों ही सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, दोनों ही सही हैं, है ना। मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला एक्चुअल फॉर्मूले के बराबर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। नेक्स्ट, if the temperature of a black body is raised by 2%, the heat energy radiated per unit time would be, देखिए आपको मालूम है जो एनर्जी है वो T की पावर 4 पे प्रोपोर्शनल होती है। फाइन, तो क्या कह रहे हैं कि अगर टेम्परेचर को हमने 2 डिग्री से बढ़ा दिया, ध्यान से समझना बात को, मान लेते हैं पहले टेम्परेचर T था, तो अब टेम्परेचर कितना हो जाएगा, T प्लस 2/100, 2% बढ़ाया ना T, मतलब कि जो अब नया टेम्परेचर है T डैश मान लेते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 102/100 T या फिर 1.02 T, इस तरीके से लिखा हुआ है। सही है, तो आपको बताना है कि एनर्जी रेडिएटेड पर टाइम वुड बी इंक्रीज बाय, मतलब कि आपको बेसिकली डेल्टा E बाय E निकालना है, इतना परसेंट कितना होगा। तो यहां पर अगर हम देखें तो हम लिख सकते हैं T डैश की पावर 4 माइनस T की पावर 4 अपॉन T की पावर 4 इंटू 100। क्यों, क्योंकि E जो है वो T की पावर पे डायरेक्ट डिपेंड कर रही है। नाउ T डैश की पावर 4 का मतलब हो गया 1.02 T की पावर 4 माइनस T की पावर 4 अपॉन T की पावर 4। अगर आप देखें तो T की पावर 4 को आप कॉमन निकाल सकते हैं ऊपर से, और ये हो जाएगा 1.02 की पावर 4 माइनस 1 अपॉन T की पावर 4 कटा इंटू 100 भी चल रहा है। नाउ इसको, ये पूरा खेल आपका समझने वाला है
कि 1.02 की पावर 4 को हम सॉल्व कैसे करें। तो देखिए इसको हम ऐसे कर सकते हैं, हम इसको 1 प्लस 0.02 लिख सकते हैं की पावर 4 माइनस यहां पर चल रहा है 1। ओके, अब हम यहां पर बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा रहे हैं क्योंकि ये जो संख्या है ये काफी छोटी है। ओके, बाइनोमियल एक्सपेंशन किसी को अगर नहीं पता तो आप इतना समझ लो कि ये जो पावर है ये सेकंड वाले के पास मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब 1 प्लस 4 इंटू 0.02 बन जाएगा, वो -1 चल ही रहा है। ठीक है, तो ये हो गया 1 प्लस 0.08 -1, तो ये कटा 0.08 और ये 100 चल रहा था साथ में, तो आंसर आ जाएगा 8%, मतलब कि सी। इस तरीके से यह एक अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि यहां पर ये वाला पार्ट जो है वो आपको परेशान कर सकता है, तो इस चीज को आप अच्छे से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेट ऑफ एमिशन ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेस बाय 256 टाइम्स। सी, आपको पता है कि जो एमिशन होता है वो t की पावर 4 पे डिपेंड करता है और ये जो होता है ये लैम्डा के इनवर्स रिलेशन में चलता है। ओके, अब क्या बोल रहे हैं वो कि जो रेट ऑफ एमिशन है उसको आपने 256 टाइम्स बढ़ा दिया है। ओके, मतलब क्या है, देखिए ये एक दूसरे के इनवर्स में है, समझ में आ रही बात, मतलब कि जो लैम्डा है और जो आपका टेम्परेचर है वो एक दूसरे के इनवर्स रिलेशन में चल रहे हैं। ओके, नाउ यहां पर आप लिख सकते हैं कि जो t होगा, अगर इधर से देखें हम तो e की पावर 1/4 पर होगा और जो t है वो 1/λ के है, यानी कि एमिशन और लैम्डा में अगर आप रिलेशन देखें तो इनवर्स है और ये e की पावर 1/4 में है, तो जो लैम्डा होगा दैट विल बी नथिंग बट 1/e की पावर 1/4। ये आपको कितना दे रखा है, 256 की पावर 1/4। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तब आप देखेंगे कि ये 1/4 आ जाएगा। 256 की 1/4 आप पावर निकालते हैं तो 1/4 आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/4 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, when the body has the same temperature as that of surrounding, it is thermal equilibrium। जब बॉडी का टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम हो जाता है, सिस्टम और सराउंडिंग का अगर टेम्परेचर सेम हो जाता है, मैंने आपको बताया भी था क्लास में कि जब भी ऐसा होगा इसका मतलब ये नहीं है कि हीट का फ्लो होना बंद हो गया है, द आउटगोइंग हीट विल बी इक्वल्स टू इनकमिंग हीट। इसके इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा जो आंसर है वो बी हो जाएगा, इट रेडिएट्स द सेम क्वांटिटी ऑफ हीट एज इट रिसीव्स फ्रॉम द सराउंडिंग। नेक्स्ट, टू मेटलिक रॉड्स ऑफ लेंथ L and 2L थर्मल कंडक्टिविटीज दे रखी है, आपने उनको एंड टू एंड जोड़ रखा है। इनकी जो लेंथ है एक की L है और एक की 2L है। ओके, थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में अगर देखें तो ये 2K है और ये K है, ये आपको बोल रखा है उन्होंने। ओके, अब क्या पूछ रहे हैं आपसे, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी पूछ रहे हैं। ये देखिए ये दोनों सीरीज में हैं, सीरीज में आप जानते हैं रेजिस्टेंस होता है R1 प्लस R2 और अगर आप रेजिस्टेंस को देखें तो रेजिस्टेंस होता है L/KA। रेजिस्टेंस खुद का फॉर्मूला होता है L/KA। जब आप यहां पर ये वैल्यूज डाल देंगे तो ये है मेरा इफेक्टिव रेजिस्टेंस। ठीक है, इफेक्टिव लेंथ कितनी है, 3L। 3L बाय आप जो K निकालना है आपको, उसको K' मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। A सेम हो जाएगा सबके लिए, बोल रखा है उन्होंने कि एंड टू एंड जोड़ रखा है और उस केस में जो एरियाज हैं वो इक्वल दे रखे हैं, तो ये ऐसा हो जाएगा यहाँ पे L/2K प्लस ये हो जाएगा 2L/K। अब आपको इसको सॉल्व करना है। आप जब इसको सॉल्व करते हैं तो देखते हैं किसका आंसर आता है, कहाँ गया, 6K/5। ये मैंने आपके सामने इक्वेशन लिख दी है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, K' की वैल्यू निकालेंगे, you'll come to know that it is coming out to be 6K/5। नेक्स्ट, ट्रेड विंड्स आर ड्यू टू, जो भी विंड्स होती हैं दैट आर ड्यू टू कन्वेक्शन, तो इसमें जो आंसर होगा वो कन्वेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, इन द प्रेशर कुकर द वाटर इज
brought to boil, the cooker is then removed from the stove. देखिए एक बात समझिए, जब प्रेशर कुकर में हम किसी चीज को बॉईल कर रहे होते हैं तो उस केस में उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है, ठीक है ना। बढ़ा के हम कर रहे होते हैं, वाटर को बॉईल कर रहे हैं तो वाटर बॉईल हो रहा है इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट पर, ठीक है, मतलब उसमें टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है। और आपने क्या करा, कुकर की लिड खोल दी तो वापस जो वाटर है वो अपने जो ओरिजिनल बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस पर, वहां पर बॉईल होना चालू होगा। तो पहले टेम्परेचर ज्यादा था, जब लिड खोली टेम्परेचर कम होगा, जैसे ही 100 डिग्री पे आएगा पानी फिर से बॉईल होना चालू हो जाएगा। तो इसमें असर्शन सही है। अब कह रहे हैं when we add small impurities in water the boiling point of water will decrease, ये उल्टा है एक्चुअली। जनरली जब भी इम्प्योरिटी ऐड की जाती है तब जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है। तो आपका जो रीजन है वो फॉल्स है, असर्शन सही है। तो इसका जो आंसर है वो सी हो जाएगा। डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी इज दिस, ओके। कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन बीटा निकालना है आपको। देखिए अल्फा, बीटा और गामा में रिलेशन होता है 1:2:3, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो अल्फा अपॉन 1, ऐसा, ठीक है। डेंसिटी है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास तो फिक्स होता है, मतलब डेंसिटी में वही चेंज आएगा जो वॉल्यूम में चेंज आने वाला है, ठीक है ना। वॉल्यूम मतलब गामा, ये जो है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन है। तो यहां पर अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये जो पार्ट है ना, आपको मालूम है जो हम एक्सप्रेशन लिखते हैं वो क्या होता है, v के लिए लिखेंगे अगर तो v इक्वल टू v नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी, तो t के बगल में जो आता है उसको गामा मानते हैं। तो हमारा जो गामा है वो हो गया 3.6 इंटू 10 की पावर -5। आपको निकालना है बीटा, ये रहा रिलेशन। इसमें गामा की वैल्यू जो निकाली वो रख दीजिए, बीटा आपका इजीली आ जाएगा। जो बीटा का आंसर है वो आएगा ये। नेक्स्ट, पास्ड इनटू बिग ब्लॉक, ओके। नाउ सी, आपको मालूम है कि आइस 0 डिग्री सेल्सियस पर है, आइस को आपने क्या करा है 160 ग्राम ऑफ आइस हैज मेल्टेड, ये बोला हमने 160 ग्राम जो आइस है वो मेल्ट कर गई। आप फॉर्मूला लगाओगे mass of ice into latent heat of fusion, okay, that should be equals to mass of steam। अब steam में क्या होगा, पहले वो अपने steam से liquid state में आएगी प्लस mc डेल्टा टी, डेल्टा टी यहाँ पे 100 हो जाएगा क्योंकि आप उसको आइस तक लेकर जा रहे हो तो 100 माइनस कर देंगे। यहां से आप ये देखिए, ये गिवन है, ये ऑलरेडी आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता तो आपको ये वैल्यूज याद करना जरूरी है, ओके। तो यहां से बस आपको m निकालना है, c इंटू 100 कर दीजिएगा। तो यहां से m की वैल्यू आपको निकालना है। 160 कितना दे रखा है, 160 दे रखा है। इसका कितना होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अगर हम बात करें ग्राम में, तो ग्राम में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 80 यहां पर, ठीक है, इसकी बात चल रही है, अपॉन आप लिख देंगे यहां पर 540 प्लस ये होता है 1, ठीक है। तो 100 इंटू 1 इज 100। आपको इसको सॉल्व करना है, ओके। बहुत इजी सा एक्सप्रेशन है, जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो जो आपका आंसर है वो 20 ग्राम निकलकर आता है। सेम मटेरियल हैविंग रेडियाई 1 एरिया टेम्परेचर, ओके। रेशियो ऑफ एनर्जीज हम जानते हैं, वैसे एनर्जी का फॉर्मूला होता है सिग्मा E A T की पावर 4। अभी हमको सिर्फ इस पे फोकस करना है, ओके। आपको रेशियो निकालना है पर सेकंड विल बी, ओके, E1 अपॉन E2 अगर आपको निकालना है। पहले रेडियाई 1 और 4 है तो हम जानते हैं इस वाले केस के हिसाब से A1 अपॉन A2 और ये हो जाएगा T1 अपॉन T2 की पावर 4। वैल्यूज डाल देते हैं,
यहाँ पे 1 रहेगा, यहाँ पर रेडियाई 4 है, तो 4 का मतलब हो गया पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर ये हो गया 16। और T1 आपका दिया हुआ है 2000 और ये 1000 है, की पावर 4 है, तो 1/16 और ये हो जाएगा 2 की पावर 4 विच इज 16। तो काट देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1:1, यानी कि ए ऑप्शन। The coefficient of thermal conductivity is 4 times that of brass. 2 rods of copper and brass have the same length. ठीक है, सब कुछ आपको सेम दे रखा है, सिर्फ जो चेंज है वो है पहले वाले की। अगर मैं K1 मान लेता हूं, K1 इंटू डेल्टा थीटा इक्वल्स टू K2 इंटू डेल्टा थीटा आपको करना है, ठीक है ना। तो क्या होगा, देखिए कौन कहां पर है, फ्री एंड 0 डिग्री पर है और स्टीम का ब्रास की तरफ है, मतलब ऐसा कुछ सीन है। ये 0 डिग्री है, ये 100 डिग्री पर है और बीच में कुछ टेम्परेचर आप T मान लीजिए, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, सी आपको K1 इज 4 टाइम्स K2 दे रखा है, बोला है उन्होंने, ओके। तो यहां पर जो आप वैल्यू डालेंगे, आप लिखेंगे इसकी जगह पे T-0, ओके। K1 और K2 में रिलेशन उन्होंने लिख दिया है, और यहां पर जो आप वैल्यू डालेंगे दैट विल बी इक्वल टू 100 माइनस T, इतना ध्यान रखिएगा। तो ये K1 है और ये K2 है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो जो इसका आंसर आना चाहिए वो आएगा 20 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है। नाउ फॉर हायर टेम्परेचर द पीक एमिसिव वेवलेंथ is proportional to the 5th power of the temperature. सॉरी, पहले असर्शन पढ़ते हैं। फॉर हायर टेम्परेचर पीक वेवलेंथ ऑफ शिफ्ट टू द लोअर वेवलेंथ। हाँ, अभी हमने सीखा था E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ होते हैं, ठीक है। और T भी T की पावर 4 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ था, तो अगर एक बढ़ाओगे तो दूसरा कम हो जाएगा। तो असर्शन सही है। रीजन में बोला है कि 5th पावर पे, जबकि हम जानते हैं 5th पावर पे नहीं होता, 4th पावर पे होता है। तो जो हमारा रीजन है वो फॉल्स हो गया और असर्शन सही है, तो आंसर हो जाएगा सी। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, देखिए फिर से आपको बेसिक मैथमेटिक्स से क्वेश्चन डाल दिया गया है। मैक्सिमम वैल्यू, किसी भी फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज अगर करना है तो उसको डिफरेंशिएट करके 0 कर दो, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। x की वैल्यू आ गई 3/2। अब बोलोगे सर इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। बेटा इस पॉइंट पर वो फंक्शन मैक्सिमाइज होगा, कितना होगा वो कैसे पता पड़ेगा, इस वैल्यू को उठा के यहाँ डाल दो, तो y की जो वैल्यू आएगी ना वो पूछ रहे हैं आपसे। ये तो वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर वो फंक्शन मैक्सिमाइज होने वाला है, पर वो वैल्यू कितनी आएगी मैक्सिमम फंक्शन की, वो यहां से निकाली जाएगी। तो जब आप इस वैल्यू को उठाकर इसमें डाल देंगे, तब आप देखेंगे कि इसका जो आंसर है वो आ रहा है ये। अगला करेक्ट ऑप्शन, मोस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट मे बी मोस्ट एक्यूरेट। सेकंड है मोस्ट विल बी नेसेसरली लेस एक्यूरेट, विल नेसेसरली बी मोस्ट प्रिसाइज। सी, हम जब भी कोई मेजरमेंट लेते हैं हमारी पूरी कोशिश ये होती है कि वो जितना एक्यूरेट आ सके आ जाए, बट दैट डज नॉट गारंटी कि वो आएगी ही। इसीलिए मे नॉट वाला शब्द आपको चूज करना है। नेसेसरली आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। डिवाइस फॉल्टी हो सकता है, आपके जो कैलकुलेशन है उसमें एरर आ सकते हैं, तो एरर आने के चांसेस बहुत जगह होते हैं। इसलिए जो आपकी प्रिसाइज मेजरमेंट है वो एक्यूरेट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो आपका जो आंसर है वो ए हो जाएगा। When 150 gram of ice at 0 degree Celsius mixed with 300 gram of water at 50 degree Celsius in a container, the resulting temperature is। कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल है, हीट गिवन इक्वल्स टू हीट टेकन। तो आइस जो है पहले वाटर बन जाएगी, कैसे, m इंटू एल एफ से प्लस mc डेल्टा टी, दैट शुड बी इक्वल्स टू जो आपका मास उसका दिया है
m2 मान लेता हूं मैं, इसको m1 लिख देते हैं, m2 c डेल्टा t। यहाँ पे c दोनों के लिए अलग अलग, ये सारी वैल्यूज आपको क्वेश्चन में दे रखी हैं, आपको सिर्फ यहाँ पे पुट करना है। और जब आप ये सारी चीजें पुट कर देंगे, ओहो इसकी बात चल रही थी, ठीक है, इधर उधर हो जाती हैं चीजें, थोड़ा टच जो है इसका उल्टा सीधा चलता है थोड़ा सा, है ना, तो कई बार दिक्कत आ जाती है। अभी जो लिखा था मैं फिर से लिख देता हूं, ये वैल्यूज आपको दे रखी हैं, कहां गया ये, m1 हो गया आपका, डेल्टा टी 50 माइनस कर देना इसको 0, और 50 माइनस 0 नहीं, सॉरी, यहां पे तो रिजल्टिंग टेम्परेचर पूछा ना उनसे, किसी टी टेम्परेचर पे चला गया होगा, तो यहां पर आप जब लिखेंगे ना तो आप लिखेंगे t माइनस 0, और यहां पर जब लिखेंगे तब 50 माइनस t लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो है वो 6.7 डिग्री सेल्सियस आना चाहिए। Steam at 100 degree Celsius causes more burns than boiling water at 100 degree Celsius because steam की जो latent heat होती है वो बहुत ज्यादा होती है as compared to specific heat of water। जब steam पड़ेगी आपकी बॉडी के ऊपर तो उसकी जो latent heat है वो आपको मिल जाएगी, जो कि बहुत ज्यादा होती है, उसके चलते हमारे बॉडी पे सीवियर बर्न्स आ जाते हैं। ओके, तो इसका आंसर जो है वो सी होना चाहिए, steam at 100 degree Celsius carries more heat। Now, an iron bar conductivity K2 soldered end to end the free end of, what is the temperature of the junction of the two bars? Now see, ये है क्वेश्चन। अब अभी ऐसा क्वेश्चन हमने एक करा है, इसकी कंडक्टिविटी हम K1 मान लेते हैं, इसकी K2 मान लेते हैं, यहां पे जो टेम्परेचर है वो 300 है, ये 400 है, और बीच का टेम्परेचर T मान लेते हैं, बाकी कुछ तो और जरूरत तो है ही नहीं। हाँ ठीक है, और लेंथ वेंथ तो सब कुछ सब सेम ही दे रखा है, आइडेंटिकल बार, कंडक्टिविटी सब कुछ है। नाउ आप क्या करोगे, K1 T माइनस 300 दैट शुड बी इक्वल्स टू K2 400 माइनस T। K1 K2 की वैल्यू आपके सामने है, वैल्यूज पुट कीजिएगा, आंसर आपके सामने आ जाएगा 342 केल्विन। सॉल्व करके देख लीजिएगा, आ जाएगा। नेक्स्ट, while measuring the thermal conductivity of liquid experimentally, the upper layer is kept hot and the lower is kept cold। सही है, this avoids the heating of liquid by convection। सही बात है। देखिए आपको मालूम है, जब कोई लाइटर बॉडी होती है वो ऊपर उठने की कोशिश करती है, तो जो भी चीज गर्म होती है ना वो लाइट हो जाती है और वो ऊपर उठने की कोशिश करती है। तो अगर आपने उसको नीचे रख दिया ना तो वो ऊपर उठने की कोशिश करेगी ड्यू टू कन्वेक्शन, और उसके चलते हमारा जो थर्मल कंडक्टिविटी वाला एक्सपेरिमेंट है वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो इसलिए हम हॉट वाली पार्ट को ऊपर रख देते हैं, सो दैट वो नीचे वाले पार्ट से उठ के ना जा पाए। सो assertion and reason are true, the reason is a correct explanation of the assertion। Next, when a piece of iron is heated in a hot flame, it first becomes dull red, then okay, इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ। अगर आपको याद हो, अभी हमने वैसे भी लिखा भी था, लैम्डा वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ कहता है कि जो लैम्डा होगा दैट विल बी इक्वल टू बी बाय टी। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे लैम्डा आपका कम होता जाएगा। ओके, और उल्टा भी बोल सकते हो कि अगर टेम्परेचर कम कर रहे हो तो लैम्डा आपका ज्यादा है, तो भाई पहले आपने जैसे ही इसको गर्म करना चालू करा तो अभी धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब पहले टेम्परेचर कम था तो जो लैम्डा था वो बड़ा था। तो हाईएस्ट वेवलेंथ किसकी होती है, रेड की होती है। तो पहले आपको रेड मिलेगा, फिर धीरे धीरे येलोइश, और फिर फाइनली वो व्हाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। उस समय टेम्परेचर आपका बढ़ चुका होगा, लैम्डा जो है बिल्कुल कम हो गया होगा। सो दिस इज वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। assertion
In the pressure temperature, the phase diagram of water, the slope of the melting point is found to be negative. See, अगर आपको नहीं पता तो आप यहां पर बना भी लीजिए. प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में अगर आपको बोला है ना इन्होंने, हाँ, ये कुछ डायग्राम ऐसा बनता है. ये दिस इज योर मेल्टिंग कर्व, दिस इज योर बॉइलिंग कर्व, दिस इज योर कंडेंसेशन या सब्लिमेशन कर्व बोल सकते हो आप इसको, सब्लिमेशन कर्व. एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट. अब देखिए मेल्टिंग कर्व जो है इसका स्लोप नेगेटिव है. मैंने आपको अभी स्लोप बताया ना, ये एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है, ये एंगल 90 डिग्री से बड़ा है तो इसका जो स्लोप है वो नेगेटिव माना जाएगा. और क्या बोला है, आइस कॉन्ट्रैक्ट ऑन मेल्टिंग ऑफ वाटर. बिल्कुल सही है. आइस जो है जब मेल्ट करते हैं तब वो कॉन्ट्रैक्ट करती है क्योंकि आइस का जो वॉल्यूम होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वाटर. क्यों? क्योंकि आइस के अंदर जो है वो एयर भी आती है, जब उसका वॉल्यूम होता है वो एयर भी कुछ ऑक्यूपाई करती है, जिसके चलते उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है. ठीक है, तो जब वो वापस अपनी मेल्टिंग वाली स्टेट पे आएगी तो उसका जो वॉल्यूम है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा. So the answer is A. Next, regarding heat, the correct statement, it is a form of energy transferred between two bodies by virtue of temperature difference. सही बात है. Heat automatically flows from body higher temperature to lower temperature जाती है, और heat जब कोई body receive करती है तो उसके अंदर बहुत सारे changes आते हैं. Basically energy मिल रही है तो energy can be utilized in other forms also, है ना. तो इसका आंसर हो जाएगा all statements are correct. नाउ ये बड़ा ही स्टैंडर्ड और क्लासिक क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है. इनफैक्ट इससे पहले भी जो पेपर हुआ था जिसमें हीट आ रही थी वहां पर भी इस क्वेश्चन को डाला गया था. आप इसका फॉर्मूला नोट कर लीजिए, वैसे तो आपको पता ही होगा. T1 माइनस T2 अपॉन स्मॉल t, दैट शुड बी इक्वल्स टू अल्फा टाइम्स T1 प्लस T2 बाय 2 माइनस T0. अब यहाँ पे ये लोग क्या हैं, T1 कहां से कहां पहुंचा दिया आपने, यहां पे पहुंचा दिया. ठीक है, और T2 ये रहा. ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, अल्फा यहां पे कांस्टेंट रहेगा. आपको बेसिकली ये दो बार इक्वेशन लगानी पड़ेगी, रेशियो निकालना पड़ेगा. T0 होता है सराउंडिंग का टेम्परेचर. टेम्परेचर इज दिस, ये जो है ना, दिस इज योर T0. तो पहले आप जो इक्वेशन लगाएंगे वो 48 और 54 के बीच में लगाएंगे. दिस इज योर T1 एंड दिस इज योर T2 फॉर फर्स्ट टाइम. दूसरी बार जब आप इक्वेशन लगाएंगे तब ये आपका T1 बन जाएगा और ये आपका T2 बन जाएगा. T0 फिक्स रहेगा. तो जब आप रेशियो लेंगे तो अल्फा से अल्फा कट जाएगा और आपको जो डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए वो आ जाएगा. जो आंसर है इसका वो आना चाहिए 4 मिनट. ये क्वेश्चन तो क्लास में ही कराया था मैंने. ठीक है, अगर आपको याद हो तो. ये एक आइंस्टाइन का रिलेशन दे रखा है, n0 की वैल्यू निकालना है आपको. भाई आपको पता है कोई चीज अगर इक्वलिटी में रखी हुई है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि इसकी जो डायमेंशन है वही इसकी डायमेंशन आनी चाहिए. ओके, अब ये तो अंडर रूट के अंदर है और ये 1 है तो ये तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो गई. तो m की जो डायमेंशन है वही n0 स्क्वायर की डायमेंशन होना चाहिए. सही है ना. तो यहां पर आप किसी पूछे उन्होंने, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ n0 इज एरर्स, many printing errors relate to the moving mass with the rest moving with the speed. Okay, fine. Now आपसे बोल रहे हैं कि the dimensional formula of n0 is, n0 का dimensional formula क्या बनना चाहिए. तो यहां पर एंड b का भी निकालना है और n0 का भी निकालना है. देखो n0 का तो बहुत सिंपल आ गया. क्यों आ गया? क्योंकि जो डायमेंशन m की होगी वही n0 के स्क्वायर की होगी. m की डायमेंशन m होती है तो इसकी भी डायमेंशन वही होनी चाहिए. मतलब n0 की डायमेंशन हो गई m की पावर 1/2. m की पावर 1/2 वाले दो ऑप्शन दिख रहे हैं, एक ये और एक ये. इसका मतलब ये हो गया कि ये तो कट गए. अगर तुक्का भी मानना है तो a और b तो हटा ही दी हमने, है ना. अब b का भी निकालना है. देखो ये जो है ना एक नंबर है तो नंबर में से नंबर को ही घटा सकते हो. मतलब
ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी बनाना पड़ेगी, और डायमेंशनलेस क्वांटिटी बनाने के लिए आपको b की वही डायमेंशन करनी पड़ेगी जो c स्क्वायर की। अब c क्या है? वेलोसिटी है। वेलोसिटी क्या हो जाएगी? L2 t-2, ये b की हो गई। तो इसका जो आंसर है वो c हो जाएगा। नेक्स्ट, पारसेक इज यूनिट ऑफ डिस्टेंस। सीधा आपको जो पहले पढ़ाया गया उसी से है, तो आपको याद ही करना पड़ेगा। पारसेक जो होती है वो यूनिट होती है डिस्टेंस की। स्क्रू गेज, मिनिमम मेन स्केल डिवीजन दे रखा है स्क्रू गेज का, आपको याद होगा फॉर्मूला जो अपन ने लिखा था, लीस्ट काउंट इक्वल्स टू हो जाएगा मेन स्केल पे जो भी उसकी रीडिंग है अपॉन सर्कुलर स्केल पे जो डिवीजन है। सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा, मतलब कि बी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। नेक्स्ट, द रेडियस ऑफ सर्कल इज गिवन बाय r इक्वल्स टू d/2। तो 2 का बताना है कि सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे। देखिए एक चीज याद रख लीजिए, पहले भी पढ़ाया मैं फिर बता रहा हूं, जो कांस्टेंट नंबर होते हैं उनके अंदर इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स माने जाते हैं, ठीक है ना। 2 भी एक कांस्टेंट है, तो यहां पर जो आंसर हो जाएगा वो इन्फिनिटी आ जाएगा, इसके अंदर इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। नाउ which among the following is the incorrect match in the view of rounding of the rule? rounding of the rule क्या कहता है? यहां पर बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, इनकरेक्ट the following इनकरेक्ट निकालना है। ओके, ना इनकरेक्ट मैचिंग करना है। देखिए यहां पर 6 था, 6 को हटाकर अगर मैं इधर ले जा रहा हूं तो कायदे से ये 5 हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये 5 से बड़ा नंबर है, सही है ना। तो आपका जो आंसर है वो पहले ही गलत हो गया, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। 5 से बड़ा नंबर है, हटा रहे हो उसको तो इसको 1 नंबर देना पड़ेगा, पर यहां पर दिया ही नहीं है तो ये हट गया कुल मिलाकर। तो ये तो बहुत सिंपल हो गया, पहले ही ऑप्शन में काम हो गया अपना। नाउ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स इट बिकम्स, देखिए जब हम इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे ले जाएंगे तो बेसिकली हम ये कह रहे हैं हम इस 5 को ड्रॉप करना चाह रहे हैं। अब जब हम ड्रॉप करेंगे तो हम इसके आगे वाले नंबर को देखेंगे, अगर इवन नंबर है तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, अगर ऑड नंबर है तो 1 नंबर बढ़ा देंगे। ये बात चल रही है 5 के लिए। तो यहां पर आप देख रहे हो कि ये एक इवन नंबर है 5 से पहले, तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, जो आंसर है वो ऐसा कैसा हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ 4 की जगह 3 लिखा होता, अगर यहाँ पर 3 लिखा होता तो फिर हम जब इसको 5 को ड्रॉप करते तब 3 को बढ़ा देते तो फिर वो 4 बन जाता, ठीक है। Fahrenheit scale equal to C/5 equals to F-32/9। फिर बोल रहा हूं भाई, दूसरा क्वेश्चन आ रहा है ये टेम्परेचर कन्वर्जन में, लगा दीजिएगा आंसर आ जाएगा। इसका जो आंसर दिया है ये आएगा। कन्वर्जन याद कर लीजिए टेम्परेचर स्केल का, बहुत काम आएगा। क्या है ये? The following coefficient of volumetric expansion। देखिए कोई सा भी एक्सपेंशन हो, अगर वो एक्सपेंशन है तो वो इस कर्व को फॉलो करेगा, पहले वो धीरे धीरे करके बढ़ेगा, फिर एक टाइम के बाद में वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस केस में जो आंसर है वो ये होगा। लीनियरिटी फॉलो नहीं करते हैं, जो हमारे अल्फा बीटा गामा है वो लीनियरिटी फॉलो नहीं करते हैं। अल्फा का, बीटा का, गामा का, किसी का भी हो, आपका जो ग्राफ है वो ऐसा ही बनने वाला है। नेक्स्ट, रेजिस्टेंस V/I है, आपको निकालना है टोटल एरर इन द रेजिस्टेंस। देखिए इसकी ट्रू वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। V/I करना है तो 100 अपॉन कितना आ गया, अच्छा ठीक है, इसमें तो सिर्फ आपको एरर निकालना है ना, तो फिर तो इसकी जरूरत भी नहीं है। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं कि देखिए V वाले पार्ट में एरर देख लीजिए कितनी आ जाएगी, 5/100 इंटू 100 भी कर देते हैं, चलो तो ये कटा। तो V वाले पार्ट में जो एरर है वो 5% है, ठीक है। अब हम I वाले पार्ट में देख लेते हैं, 0.2/10 इंटू 100, ये उड़ा दो तो ये 2% आ गई। तो जो टोटल एरर होगी, एरर हमेशा जुड़ती है, तो टोटल एरर 5 + 2 7%,
ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, परसेंट मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड आर दिस एंड दैट। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ तो हटा देंगे, डेल्टा एम बाय एम प्लस 2 डेल्टा वी बाय वी। मैक्सिमम एरर बोला है इन्होंने, तो ये 2 प्लस 2 इंटू 3 6, तो ये आंसर हो जाएगा 8%। ओके, नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ रेडिएशन फ्रॉम सन सरफेस वेरीज एट द फोर्थ पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। हाँ, पढ़ चुके हैं हम पहले भी, ठीक है ना। E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T की पावर 4। नाउ द सन इज अ ब्लैक बॉडी, बिल्कुल सही बात है। ब्लैक बॉडी क्या होती है? एक ऐसी बॉडी जिसके पास जितनी भी रेडिएशन डाली जाए किसी भी एंगल पर, वो पूरी की पूरी एब्जॉर्ब कर लेती है। सन के साथ भी ऐसे ही, सन के पास कोई भी रेडिएशन कहीं से भी आती है वो पूरी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसके हिसाब से असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं, ठीक है ना, क्योंकि जो हमने E की पावर E प्रोपोर्शनल T की पावर 4 करा, वो किसके लिए करते हैं? ब्लैक बॉडी के लिए करते हैं। सन भी ब्लैक बॉडी है, तो असर्शन और रीजन हमारे दोनों सही हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो इस टेस्ट में आपसे पूछे गए थे, एंड आई जस्ट होप कि आप लोगों ने मैक्सिमम स्कोर करा होगा फिजिक्स में। स्टिल अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो आप ये सॉल्यूशंस फिर से देख सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में आगे बढ़ सकते हैं। विशिंग यू ऑल द बेस्ट।